स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और इस समय मैं गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर भी आज मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि हाँ, पुलिस महकमे भी ऐसे लोग रहते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह लौर जी, जो इस समय डीएसपी पोस्ट से रिटायर होकर, ज़्यादा अपने शब्दों में बारे में बता नहीं सकता क्योंकि इनके कारनामे इतने बड़े हैं कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। फिर भी कोशिश करते हैं, जानते हैं सर क्या कहेंगे और किस तरह की आपकी ड्यूटी जो थी, आपने पुलिस विभाग में समय दिया। पुलिस विभाग में देखिए, पुलिस विभाग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है जी। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पुलिस विभाग सही हो जाए, मतलब सही काम करें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आज भी देश में राम राज्य कायम हो सकता है। लेकिन हम ऑफिसर्स के प्रेशर में या नेताओं के प्रेशर में काम करते हैं, उसी से हमारी छवि खराब होती है। और रोज़ ये इसके डिस्कशन इसके बारे में होता है कि भाई पुलिस की छवि खराब है, उसको कैसे सुधारा जाए। तो इसके बारे में ये है कि अगर हम सही काम करेंगे तो अपने आप छवि सुधर जाएगी। कोई दिक्कत ही नहीं, किसी से कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार मैं डीजीपी हेडक्वार्टर में था लखनऊ में, तो यही बात है भाई, अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा हाँ सर, अनुशासनहीनता तो बढ़ेगी। अब ये डीजी ऑफिस में मीटिंग में ये कह देना बढ़ेगी, तो एकदम आप कैसे ये बात करें। मैं साहब, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कोई परेशानी है और मैं आपके पास जाता हूँ तो आप मुझे धुतकार के भगा देते हैं कि गलत नहीं होगा। और वही बात मैं किसी नेता के ज़रिए आपके पास पहुँचाता तो मेरा काम हो जाता है। तो मैं आपका वफादार हूँगा या उन नेताओं का वफादार हूँगा? समझ गए? चले बट चुप हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, हम किसी के प्रेशर में आके या नाप तोल के अनुसार कि भाई ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो उसके साथ में अलग व्यवहार करें, उसके साथ अलग व्यवहार करें, तो ये जो है इससे अनुशासनहीनता भी बढ़ती है और पुलिस की प्रेस्टीज भी डाउन होती है और जनता में पुलिस की छवि भी खराब होती है। ईमानदारी का एक लोगो इनके ऊपर लगता है कि सुरेंद्र सिंह लौर जी जो है काफ़ी ईमानदार है। और एक नाम इनका उस दौरान पड़ा, भगत जी। तो जानते हैं कि कब इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की, इनका नाम कब पड़ा और कैसे कैसे प्रमोशन होते रहे और कैसे बदलाव देखने को मिले। क्योंकि अभी बातचीत कर रहे थे हम तो पता चला कि इनके पास थैला इनका हमेशा रहता था। तो जानते हैं कुछ कहानी इनके ही मुँह से? नहीं, यह है कि मैं 1966 में पुलिस विभाग में भर्ती हुआ जी। और यूपी में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी उसमें। और वहाँ से वहाँ से जब पासिंग आउट हुई 67 मार्च में, आके हमने मेरठ में ज्वाइन कर लिया। मेरठ ट्रांसफ़र हुआ था और उसके बाद में करीब करीब पूरी यूपी में मैं रहा। जहाँ भी जितने दिन का दान पानी, उसमें देहरादून वगैरह भी रहा, जब यूपी में ही था देहरादून। तो जो आपने कहा कि भगत जी कैसे पढ़ा, तो उसके लिए तो मैंने तो किसी से कहा नहीं कि मुझे भगत जी को, और मेरे कहने से कहेगा भी नहीं कोई। लेकिन जब लोगों ने अपने आप ही मेरी कार्य प्रणाली, मेरा रहन सहन देखा, तो अपने आप ही वो भगत जी के नाम से कहने लगे। और ज़्यादातर लोग भगत जी के ही नाम से विभाग में भी और पब्लिक में भी मुझे जानते हैं। और थैले वाला ये है कि देखिए, ये हमारा एक सफ़र है। जैसे सफ़र में जितना ज़्यादा सामान होगा उतने ही हम परेशान रहेंगे, और जितना कम होगा उतने ही हम आसानी से सफ़र कर पाएंगे। बिल्कुल सामान ना के बराबर है, सर के नीचे रख लिया, आप सो गए, आप कोई चिंता ही नहीं तो आप सो ही नहीं पाएंगे। कोई सूटकेस न ले जाए, कोई हमारी ये न ले जाए, हमारा वो न ले। तो ऐसे ही ये है, हम सफ़र कर रहे हैं। एक बार मैं वहाँ कानपुर में पोस्ट था, तो एक हमारे साथी हमसे सीनियर थे, वो आए, उनको पता लगा लौर यहाँ है, तो वो मेरे यहाँ आ गए। तो कह रहे लौर साहब, मैं तो कानपुर में रुका था, बच्चे भी आपका जिक्र कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई चलो लौर साहब के पास मैं भी होता चलूँ। तो वो मेरे पास आ गए। तो मैं ज़मीन में ही अपनी एक चादर बिछा लेता था, और एक चादर
ओढ़ लेता था, जाड़ों में भी चादर के साथ तहमत भी मिला लेता था। तो वो कह रहे यार तुम्हारे पास तो कुछ भी सामान नहीं है लोग। मैंने कि आपके पास क्या है, आपके पास भी तो एक सूटकेस है। कहने लगे मैं तो वहाँ, जब वो इधर कोई कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें ये एसी वेसी उड़ गए थे, तो कह मैं तो वहाँ ड्यूटी गया था 4-5 दिन के लिए। मैं 5 दिन के लिए गए थे कि हाँ, और मुझे तो 5 घंटे की भी नहीं पता। तो सामान का क्या हो, हाँ कब ट्रांसफ़र हो जाए भाई, कहो तो आ जाए कि अभी फ़ौरन रिलीव हो जाए। तो मैंने कहा आप तो 5 दिन के लिए गए थे ना, तब आपके पास इतना है। वैसे यूपी पुलिस को आपने कितनी सेवा दी, कितने समय की? मैं 66 में भर्ती हुआ और 2004 में मैं रिटायर हुआ। इस बीच आपका ट्रांसफ़र कितनी बार हुआ? ट्रांसफ़र बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ, कोई गिनती विनती नहीं है। 3-3 महीने में 5-5, 6-6 जिले भी रहा जी। लेकिन कभी सोचा ही नहीं कहाँ होगा, जहाँ होगा वहाँ होगा। ये तो विधि का विधान है कि जहाँ का दाना पानी है वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि तादृशी जायते बुद्धि व्यवसाय तादृशी सहायता और तादृशी यादृशी भवते बता। जैसी होनहार होती है वैसा ही माहौल बन जाता है। ट्रांसफ़र होना है, ऐसा ही माहौल बन जाएगा कि ट्रांसफ़र होगा। ड्यूटी के दौरान किन किन समस्याओं को आपका सामना करना पड़ा? कोई मुझे ज़्यादा कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि मैं एक रास्ते का चलने वाला रहा हूँ और आज भी उसी पे चल रहा हूँ, कोशिश यही करता हूँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सोच रखा था कि कोई परेशानी कोई आती है, मान लो खाई आती है रास्ते में, तो उसको मैं फांदने का तो प्रयास करूँगा, लेकिन नहीं फंसेगी तो गिर के मर जाएंगे, लेकिन रास्ते से नहीं हटेंगे। अच्छा, हाँ, इतना दृढ़ संकल्प। बिल्कुल बिल्कुल ये पक्का था कि रास्ते से नहीं हटना है। ड्यूटी के दौरान कोई ऐसा किस्सा जो आज भी आप याद करते होंगे, सोचते हो? मैं सब याद करता हूँ, सब याद हैं, क्योंकि सच्चाई को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, झूठ को याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर भी पता नहीं छुपेगा या नहीं छुपेगा, छुपता भी नहीं है। भाई मैं आपसे आप पूछूं कि भाई आपका क्या नाम है, तो आप सोते में ही बता देंगे साहब मेरा विपिन भदौरिया नाम। और आपने मुझे एक बार बता दिया झूठा नाम कि साहब मेरा तो राम मनोहर है, तो मैं 2 घंटे बाद आपको पूछूंगा कि भाई क्या नाम बताया था आपने, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने यार कौन सा नाम बताया था। तो इसीलिए जो है ये है कि जो सच्चाई है सच्चाई है। मैंने वो किताब एक लिखी है, उसमें भी आज मुझे कहे कि दोबारा आप इसे लिख दें तो मैं वैसे ही दोबारा भी लिख दूँगा। ये है, हाँ ये मेरी किताब है, मेरी पुलिस यात्रा। ये अमेज़ॉन पे और वो क्या है कुछ और होता है ना जिस पे मिलती है, अमेज़ॉन है, हाँ, फ्लिपकार्ट है, सारी जगह ऑनलाइन ये बुक्स मिल जाएगी। और सर के बारे में ज़्यादा जानना हो, क्योंकि एक ईमानदारी का जो पुतला, वो भी पुलिस विभाग में, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश की जो छवि है उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो काफ़ी निगेटिव है। चाहे किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर आज भी दाग लगता है। लेकिन आप ये जो चेहरा देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी ईमानदारी की मिसाल है। और इनके बारे में कभी भी जानना हो तो आप ये बुक्स को पढ़कर इनकी सारी जानकारी ले सकते हैं। और हर ऑनलाइन उस पर ये बुक्स उपलब्ध है, वो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो हम और जानते हैं इनके किस्से, क्योंकि एक किस्सा इनका मैंने पढ़ा था, होम मिनिस्टर के रिश्तेदार या बेटे को इन्होंने भांजे को पकड़ लिया, तो उसको लेकर जानते हैं। हाँ मैं वहाँ फर्रुखाबाद में था, तो वहाँ मेरे क्षेत्र में मोहम्मदाबाद में मैं तैनात था। तो मेरे क्षेत्र में 9 इंटर कॉलेज थे, तो वहाँ नकल बहुत होती थी। तो मैंने एग्ज़ाम से पहले डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को और इलाहाबाद बोर्ड को एक रिपोर्ट भेजी कि यहाँ ये व्यवस्था है कि जो 10,000 रुपये देगा स्टूडेंट कहीं भी रहे, उसकी जगह राइटर बैठा जाएगा और उसे फर्स्ट क्लास से पास कराया जाएगा। सेकेंडरी जो है 5,000 में फर्स्ट क्लास की नकल दी जाएगी, लेकिन स्टूडेंट को खुद लिखना पड़ेगा। थर्ड क्लास सेकेंड क्लास के लिए 3,000 रुपये, 3,000 की नकल दी जाएगी, और थर्ड क्लास के लिए 2,000 की।
और 1000 सबको देना है, चाहे कोई नकल करे या ना करे। तो उसमें ये हुआ कि मैंने ये रिपोर्ट भेज दी, उसकी जांच वाँच भी हुई, और इसमें जो है एक उगरपुर में था, एक गांव था उगरपुर, वहाँ एक इंटर कॉलेज था, एक वहाँ मोहम्मदाबाद में भी था, कई थे, 9 इंटर कॉलेज थे। तो उसमें जो है वही नकल का वही सिलसिला सभी जगह था। तो उसमें भी वहाँ नकल हो रही थी। तो मैंने वहाँ एक को पैसा उड़ाते हुए पकड़ लिया उनको। वो बाई चांस जो है वहाँ जब यूपी के होम मिनिस्टर थे, उनका भांजा था, मैं लाके बंद कर दिया, जो सही था। उसमें जो है हमारे CO भी आए, SP भी आए, SSP भी आए। अब मुझसे कहने लगे, भाई तुम्हें पता ही है होम मिनिस्टर का भांजा है? मैं हाँ सर पता है। कहले ये भी पता है कि 3 दिन पहले उनके यहाँ खाना खा के गया? मैंने कहा हाँ सर पता है, मैंने ड्यूटी भी लगाई थी, फिर भी आपने बंद कर दिया। साहब गलत कर दिया क्या? तो कहले तुम मरवाओगे? मैंने कहा जी मैं काम करूँ तो मैं ही मरूँगा, आप क्यों मरेंगे? तो कहले अब वो जांच कराएंगे। उनका स्टेटमेंट भी आया, पेपर की कटिंग अब भी रखी है मेरे पास, कि वो जांच कराएंगे। मैं थोड़ा मुस्कुराया, कैसे हंस रहे हो? मैंने कहा मैंने जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, अब जो उनका काम है वो करेंगे, उसके बारे में मैं क्या सोचूं? खैर उनका स्टेटमेंट भी आया पेपर में के साथ, जांच कराई जाएगी। अभी उनका तबादला नहीं हुआ है, लेकिन जांच कराई जाएगी। और लास्ट में उसका लब्बे लवा ये रहा था कि वहाँ एक रजिस्ट्रार थे, उनको मैंने जेल भेजा, जिनका इंटर कॉलेज था। तो उन रजिस्ट्रार साहब के यहाँ मैं गया एग्जामिनेशन पीरियड में, वो खुद छुट्टी लेके वहीं रहते थे, उनकी बीवी वहाँ मैनेजर थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाई एग्जामिनेशन पीरियड में तो गेट खुला रहना चाहिए कॉलेज का। तो रजिस्ट्रार साहब कहने लगे कि ये साहब हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुला रखें या बंद रखें। मैं चुप लगा गया। मैंने कहा भाई तुमने यहाँ कुछ एक्शन लिया तो ये स्टूडेंट से बवाल करा देगा। मैं आ गया। 2-3 बाद ही एक लड़की एग्ज़ाम दे रही थी, एक वकील साहब की भतीजी। तो वो वहाँ गए कि साहब जब हमारी लड़की नकल नहीं कर रही है तो क्यों पैसे दें? तो उसको दौड़ा लिया। वो अपना 2 जो है गार्ड रखते थे राइफलमैन, उनके पास खुद रिवॉल्वर था, उनको दौड़ा लिया, उन पर फायर वायर कर दिया, पकड़ के फिर नाक रगड़वाई, और जब उन्हें छोड़ा वकील साहब को, वकील साहब वहाँ से हाथ मीन जोड़ के छूट के थाने आ गए। कहले साहब मेरे साथ बड़ी जांच हुई है, ये वो। मैं बोला मेरे भाई हम क्या करें? कहले जी मैं और कहाँ जाऊँगा जब आप ही नहीं करेंगे। मैंने कही बात करेंगे तो सही, लेकिन तुम कल को फैसला कर लोगे। कहले लानत है साहब जो मैं फैसला करूँ। मैंने उसे पक्का कर लिया, फैसला नहीं करेगा तो मैं तो रिपोर्ट लिखा दो। उसने 307 की तहरीर दी, मैंने मुकदमा कायम कर दिया। इसके बाद मैं रजिस्ट्रार साहब के यहाँ कॉलेज में पहुँच गया तो मिल गए मुझे, एक उनका गार्ड मिल गया राइफलमैन। मैं बोला मैंने भाई रजिस्ट्रार साहब क्या हो गया, कोई वकील है वो गए थाने, ऐसे ऐसे आपकी शिकायत कर रहे हैं। अरे साहब वो ये साला यहाँ नेतागिरी कर रहा था, हमने ये किया। मैंने की तो भाई वो मुकदमा लिखा रहा है। कहले साहब मैं भी लिखाऊंगा। मैंने तो चलो तुम भी चलो थाने। कहाँ चलिए साहब, वो मैं अपनी गाड़ी से चल रहा हूँ। मैंने कि आप मेरे साथ बैठिए, इसमें तुम्हारे गार्ड वार्ड बैठ जाएंगे। खैर मैंने सिपाही और गार्ड उसमें बैठा दिया, उनको मैंने अपने साथ बैठा लिया। थाने ले आया। मैंने कहाँ गए भाई वकील साहब? कहीं डॉक्टरी कराने गए। मैं तो ये रजिस्ट्रार साहब आ गए। क्या हुआ? कैसे मुकदमा लिख गया है। तो मेरे रजिस्ट्रार साहब आ गए, इनकी तलाशी ले लो, इन्हें बंद कर दो। तो जब उनका रिवॉल्वर वाल लेने लगा, ले लिया उनसे, राइफलमैन की राइफल ले ली। तो कहने जी मैं भी लिखाऊंगा। मैंने कि आपका भी लिखेंगे। जब हवालात में लेके गया मेरा सिपाही, तो कहले साहब आप चाहें तो मुझे बाहर भी रख सकते हैं। मेरे रजिस्ट्रार साहब ये हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आपको अंदर रखें या बाहर रखें। मैंने उनको हवालात में कर दिया। इसके बाद मैंने GD में एक तस्करा लिखा कि मुल्जिम हवालात ने जो है इच्छा प्रकट की कि वो मुकदमा लिखाएंगे, अतः उन्हें कागज़ कलम उपलब्ध कराया गया। जो उन्होंने लिख के दिया वो भी मैंने लिख दिया। इसके बाद में वो जेल वेल गए, बेल नहीं हुई उनकी कितने 10 दिन। बेल पे अपोजिशन हुआ क्योंकि वो कंप्लेनेंट वकील था, तो बेल कन्नौज भेज दी ट्रांसफ़र उनकी। बड़े मुश्किल से उनकी 10 दिन में बेल हुई। इसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ़ दरख्वास्त दे दी। बहुत कार्रवाइयाँ होती रही। तो एक SP थे उसके
स्पेशल इंक्वायरीज़ के, उन्होंने मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट दे दी। मैं आईजी साहब के यहाँ भी गया, कह रहे भाई वो तो उसमें सब कुछ हो गया। मैं चलिए ठीक है। फिर मैं जो है, जब वो काफ़ी दिन तक चलती रही जांच, फिर मैं डीजी सीआईडी थे, अच्छे व्यक्ति थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा मेरे खिलाफ़ एक मुकदमा है, तो मैं ये कहने नहीं आया कि मेरी कुछ मदद कर दें, मैं ये कहने आया हूँ कि जो सही है वो कर दें। कि सही होगा, मैं सही नहीं हो रहा इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कहना सही क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा उसमें कुछ रीज़न्स हैं। मैंने कहा आईजी साहब उसमें इंटरेस्टेड है। तो खैर मैंने उनकी बात बताई तो खुद चौंक गए, कह लगे मैं खुद देखूँगा। मैंने कहा आप देख लें और मेरे गुनाह हो तो मुझे सज़ा दिला दी जाए। कह लगे ठीक है, और मैं यहीं भूख हड़ताल कर दूँगा था। एक हफ्ते बाद उन्होंने आईजी साहब को दिखवाया, वो थे नहीं वहाँ। ये तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो वो जो है उनकी सिपाही को कहा कि उनके कमरे का ताला लगा दो और चाबी यहाँ मेरे पास रख दो, जब आमे पहले मुझसे मिले। खैर अब जो भी उसमें हुआ, मुझे तो एक हफ्ते बाद रिपोर्ट पहुँच गई कि साहब तफ्तीश द्वारा फाइनल रिपोर्ट समाप्त कर दी गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सही काम को तो करवा लेना ही चाहिए, और उसके लिए चाहे कितना ही बड़ा हमको बलिदान देना पड़े। अगर हम अन्याय को सहन करते हैं तो ये हमारी कमज़ोरी है। लास्ट सवाल है, बड़ा हटकर है। आप ऐसे विभाग में थे जहाँ पर आप चाहते तो काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित कर सकते थे, क्योंकि वो कहते हैं पुलिस महकमे की जो पोस्ट होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होती है, और धन की भी एक तरह से बरसात भी कह सकते। तो कहीं पछतावा तो नहीं होता है कि यार अगर मैं लेता तो आज मैं ये ड्रीम पूरा कर सकता था, ये हासिल कर सकता था, उसको लेकर? कभी सोचा ही नहीं। मैंने नीति में एक श्लोक पढ़ा था, उसमें लिखा था यद धाता निधाल पट्ट लिखतम स्तूकम महत्वाधनम तत् प्राप्नोत मरुस्थले नित्रा मेलो तदोनादिकम तद धीरो भव वित्तवश कृपणम वृत्ति वृथासा कृथा कूपोपश पैनपी घटो गुणा तुल्यम जलम। शाब्दिक अर्थ इसका ये है कि यद धाता, विधाता ने जो भी मनुष्य के भाग पलट में थोड़ा या अधिक धन लिखा है वो मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाएगा, और उससे अधिक आप स्वर्ण में सुमेरु पर्वत में भी चले जाएं तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए अन्यायपूर्वक धन क्यों कमाते हो? क्यों पैसे वालों के सामने दीन वृत्ति प्रकट करते हो? घड़े को देखो, वो समुद्र में से और कुएं में से बराबर ही जल ग्रहण करता है। ऐसा नहीं है कि समुद्र में ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा बन लेगा, हम ले भी लेंगे, रहेगा नहीं। कहते हैं ना अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षान तिष्ठति प्राप्ति से एकादश वर्ष सैमूलम च विनश्यति। अन्यायपूर्वक कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक ठहरता है, प्राप्ति से एकादश वर्ष और 11वां वर्ष होते ही जड़ सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए गलत काम करने की कभी ना सोची और ना कभी उसका मुझे ये रहा कि भाई ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। क्योंकि नीति में लिखा है कि आयु कर्म च वित्यंची विद्या निधन में च पंचेतान सृजंती गर्भस्थस्य विधेयन। आयु, कर्म, विद्या, धन और निधन ये प्राणी के गर्भ में ही लिख दिए जाते हैं। तो ये सोचना कि मैं ये ले लेता, रहेगा नहीं। अगर आप गलत तरीके से कमा भी लेंगे और आपके भाग में नहीं है तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं ठिकाने लग जाएगा। इसलिए जो है कभी इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। और मैं रिटायरमेंट के बाद में ईश्वर ने बहुत दिया, बच्चे मेरे भगवान की दुआ से सब ठीक है, बेटा भी मेरा पीएचडी है, मेरी बहू साइंटिस्ट है, बेटी मेरी डीन है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कभी ये इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि भाई ये कर लेता तो पैसे ये हो जाता ना। मैं पद्म श्री पूर्व डीजी श्री प्रकाश सिंह साहब के साथ लगा रहा हूँ मैं। उन्होंने एक कंपनी थी बॉम्बे की, मैं उनके साथ उसमें काम किया, और कई कंपनी में उन्होंने मुझे एडवाइज़र भी लगवा दिया। तो ईश्वर ने जो देना था दिया, बहुत दिया, और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ उससे। यह है लॉर्ड साहब जी, इनके बारे में जितना जानेंगे उतना बेटर होगा, नई नई कहानी सुनने को मिलेगी। मैं विपिन सिंह भदौरिया, कैमरामैन।